नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियोस जो हमने इंडियन पॉलिटी के ऊपर कवर किया है उसको देखा होगा। और जो इमरजेंसी प्रोविजंस को हम डिस्कस कर रहे थे पिछली बार, तो मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 को डिस्कस किया था, उसके बहुत सारे डायमेंशंस को डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, बिकॉज उसी का कंटिन्यूएशन है ये। क्योंकि उसमें कुछ बातें जो रह गई थी उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो मैंने उसी वीडियो में बताई हैं, तो वो वहाँ पर मैं एज इट इज़ वो कहानियाँ नहीं दोहराऊँगा। उन कहानियों को मैं वैसे ही कंटिन्यू कर दूंगा, बता दूंगा कि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो इसलिए एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है उसको ज़रूर से देख लीजिए, उसके बाद ही आपको इसमें की थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि आप आगे जब इस वीडियो में बढ़ोगे तो काफ़ी डिटेल में हम जो प्रेसिडेंट रूल यानी आर्टिकल 356 को डिस्कस कर रहे होंगे, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है, तो वो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन जो अभी स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताऊंगा वो हो सकता है कि आपका कनेक्शन ना बैठे, तो इसलिए पिछली वाली वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिए। एक बार आप मुझे फीडबैक भी दे दीजिएगा कि आपको ये सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो उस हिसाब से हम उस चीज़ों में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ कुछ चेंजेस करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बाय एंड लार्ज इस वीडियो के अंदर प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356 के ऊपर होने वाला है। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 2021 तक का डेटा था कि प्रेसिडेंट रूल को कम से कम 135 बार यूज़ किया जा चुका है आज तक। 135 बार, मतलब कि इसका मतलब साफ ये हो गया कि प्रेसिडेंट रूल को यूज़ करके 135 बार अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट को गिराया गया है। 135 बार अलग अलग स्टेट्स में चुनाव कराए गए हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर ना ये वाली वीडियो में हम साथ साथ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को भी समझेंगे। पहले तो आर्टिकल 356 उससे जुड़े हुए जो क्लॉजेस हैं उनको देखेंगे, उसके बाद 355 देखेंगे, 356 देखेंगे, 365 देखेंगे, उनसे जुड़े हुए सारे क्लॉजेस को देखेंगे और उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम आती कहाँ पर है। और उसके बाद हम ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारे मेन चीज़ है कि उसका सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एसआर बोम्मई केस में क्या कहा गया, उसके पहले राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, मतलब कि स्टेट और सेंटर का केस था, बहुत ही बड़ा केस था, उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे कुछ हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टिपिकल लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना आसान इस वीडियो को बनाया जा सकता है उतना आसान बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो क्या क्या होता है, कैसे लगती है, किन केसेस में लगती है, सारे कितना उसका टर्म होता है, ये सब चीज़ डिस्कस कर ली थी। एक चीज़ जो पिछली बार रह गई थी वो ये था कि जब नेशनल इमरजेंसी मान लो लग गई किसी पार्ट में या पूरे ऑल ऑफ द इंडिया में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखो, अगर उसके इम्पैक्ट को आप समझो तो सबसे बड़ा उसका जो इम्पैक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑलवेज जब भी इमरजेंसी लगेगी ना, सो यू विल सी अ सिमिलर थिंग दैट सेंटर हैज़ ग्रेटर पावर देन द स्टेट। ऑलवेज सेंटर जो है उसके पास ज़्यादा पावर होगी स्टेट से। और जब आप आज का लेक्चर देख लोगे ना तो ये चीज़ पूरी तरीके से प्रूव हो जाएगी कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगेगी, सेंटर जो है वो हमेशा स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होगा और स्वीपिंग पावर्स होंगे सेंटर के पास। हालांकि इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है टाइम टू टाइम और अलग अलग केसेस से, वो हम बाद में समझेंगे। तो जो सबसे बड़ी चीज़ जो चेंज होती है जब कोई इमरजेंसी या जब नेशनल इमरजेंसी लगती है किसी भी देश में, मतलब हमारे देश में, तो वो इंडियन फेडरलिज्म का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, तो उसके लिए कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आप आर्टिकल 246 सब क्लॉज 3 को गौर से देखिए। आर्टिकल 246 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 246 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जो सेवन्थ शेड्यूल में जब आप जाओगे तो उसमें जो लिस्ट 2 है जो कि स्टेट लिस्ट है, तो उस लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट में कई सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो उस स्टेट लिस्ट में क्यों ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब साफ क्या है कि सेवन्थ शेड्यूल का जो लिस्ट 2 है उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? उसके ऊपर लॉ बनाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की है। ये बात आर्टिकल 246 सब क्लॉज 3 कहता है। आर्टिकल 246 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, बेसिकली वो डील करता है सेपरेशन ऑफ पावर से, कि सेंटर की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है। सेंटर की पावर है कि वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है, स्टेट की पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। जहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आता है, कॉन्करेंट लिस्ट आती है, वहाँ पर सेंटर प्रिवेल करता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आर्टिकल 246 बोलता है। जब मैं सेंटर स्टेट रिलेशन, आपको शायद संभवतः इसके बाद हम सेंटर स्टेट रिलेशन ही
कवर कर रहे होंगे, तो वहाँ पर ये सब काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा वैसे भी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। सब आर्टिकल हम आगे चल करके बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी बस आप समझने के लिए समझ लो। तो ये 246 सब क्लॉज 3 कहता है। अब जब इस आर्टिकल को आप 250 सब क्लॉज 1 के साथ पढ़ोगे तो सबसे बड़ा चेंज आपको यहीं पर मिलेगा। अब 246 सब क्लॉज 3 ने ये तो कह दिया कि स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स पर स्टेट ही लॉ बना सकता है, लेकिन आर्टिकल 251 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जब इमरजेंसी लगी होगी हमारे देश में, तो उस टाइम पर स्टेट लिस्ट के भी जितने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। इसका मतलब जो सबसे पहली चीज़ चेंज हुई वो हमारा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो सेंटर के पास पावर्स हैं अब वो पावर शेयर हो गई, या एक तरीके से कह लो कि स्टेट से छीन ली गई वो पावर सेंटर द्वारा। मतलब पार्लियामेंट अब सारे स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। तो आपने कई केसेस में देखा होगा कि ऐसे ही सेंटर जो है, जहाँ ज़्यादातर इंदिरा गांधी के टाइम पर ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी को अगर कोई लॉ बनाना है, मान लो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के केस में कोई लॉ बनाना है उनको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर, और वहाँ पर उनके समर्थन की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, वो वहाँ पर इमरजेंसी लगाई, उस स्टेट में गवर्नमेंट गिरा दी, और फिर उसके जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वहाँ पर लॉ बना दिया उस स्टेट में। इस तरीके की प्रचलन बहुत ज़्यादा, और अभी आप आगे जब यहाँ पर लेक्चर में आगे जाओगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा। बस इसका एक सेफगार्ड थोड़ा सा ये कर दिया है आर्टिकल 250 सब क्लॉज 2 में, कहा है कि मान लो लॉ बना दिया सेंट पार्लियामेंट ने, लेकिन वो जो लॉ है उसका जो टर्म होगा वो कितना होगा, तो जब वो इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो उसके 6 महीने तक ही वो लॉ का जो एक्शन है वो रहेगा। 6 महीने में उसको स्टेट लेजिस्लेचर से दोबारा पास करवाना पड़ेगा। अगर नहीं पास होता है तो वो लॉ स्क्रैप हो जाएगा। अदरवाइज अगर पास हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर ही पास कर देता है, तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर देगा। तो सबसे पहला चेंज ये होता है। दूसरी चीज़ जो चेंज होती है वो ये होती है कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है, सेंटर के पास एक पावर आती है कि सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेगा कि कैसे एग्जीक्यूटिव को फंक्शन करना है, कैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव को क्या क्या फंक्शंस करने हैं। अब जो ये सेंटर जो डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि स्टेट एग्जीक्यूटिव को कैसे फंक्शन करना है, ये बाइंडिंग होता है डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि स्टेट ने नहीं माना। मान लो स्टेट ने नहीं माना सेंटर के डायरेक्शन को, तो क्या होगा? अगर स्टेट ने नहीं माना यहाँ पर सेंटर के डायरेक्शन को, तो सीधा क्या करेंगे? गवर्नर अपना ही है। गवर्नर के पास एक पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, वो डिसॉल्व कर देगा कि सेंटर के डायरेक्शन को स्टेट ने नहीं माना, हम डिसॉल्व कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मशीनरी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, हम गिरा रहे हैं सरकार। तो अगर नहीं माना तो गवर्नमेंट ही गिर जाएगी, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये हो जाती है चेंज। मतलब आप देखो कि इंडियन फेडरलिज्म पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा, और आगे भी आपको यही नजर आएगा। ये मैंने जो सेलेक्टेड चेंजेस हैं वो लिखे हैं, हालांकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो सारा डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सीधा सीधा इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर एक हमला जैसा लगेगा, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। तीसरी चीज़ ये होती थी, पहले ये होता था कि फंडामेंटल राइट्स ही आपके सीधा सस्पेंड हो जाएंगे। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी, जो कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था इस चीज़ का, तो सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड। आप किसी भी चीज़ को लेकर के कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। जब सारे फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो गए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही नहीं पाओगे। हालांकि इसको 44th अमेंडमेंट से ठीक किया गया था। जितनी भी गलतियां जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं ना, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर की गई हैं, उस सबको 44th अमेंडमेंट से सही किया गया है। तो इसको 44th अमेंडमेंट से सही किया गया, और इसको किया गया चेंज करके, इसको ये किया गया कि आर्टिकल 20, ये दिया हुआ है आर्टिकल 359 में, ये चीज़ कि सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो इसको कहा गया कि आर्टिकल 20 और 21 को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप निश्चिंत रहिए सब लोग, आर्टिकल 20 और 21 को आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कैसी भी इमरजेंसी देश में लग जाए। ये दोनों आर्टिकल्स आपके हमेशा इंटैक्ट रहेंगे, और इन दोनों आर्टिकल्स की वजह से ही समझ लो आर्टिकल 20 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब फंडामेंटल राइट्स उसमें पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से मोटी मोटी बात इतनी समझ लो कि ये आर्टिकल आपको इतनी हेल्प करता है कि आपको कोई उठा करके जेल में नहीं ठूस सकता सीधा, इतनी हेल्प करता है ये आर्टिकल। तो इंदिरा गांधी से बचने के लिए ये आर्टिकल डाला गया था 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट हुआ कब है? 1978 में हुआ है। तो वो समझ लो कि इंदिरा गांधी जी से बचने के लिए इसको किया गया था कि भाई इनका कौन सा भरोसा, किसी को उठा के जेल में भर दें। मतलब उपराष्ट्रपति लेवल के आदमी को उठा करके जेल में भर दे रही हैं, मोरारजी देसाई को उठा के जेल में भर दिया, जॉर्ज फर्नांडिस को उठा के जेल में भर दिया, जितने बड़े बड़े लीडर थे उस समय, यू नेम देम, सबको उठा के जेल में भर दिया था इंदिरा गांधी ने। तो उस चीज़ से, उस उतनी ज़्यादा पावर से बचने के लिए इस चीज़ को ठीक किया गया सबसे पहले तो, कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो पूरी तरीके से आपके लिए इंटैक्ट रहेगा, चाहे किसी भी तरीके की इमरजेंसी लग जाए। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो इमरजेंसी लगने के बाद होते हैं।
अब हमारा ऑलमोस्ट नेशनल इमरजेंसी के सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर जो जो चेंजेस है उनको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। मैं आपसे कह रहा था ना, जब मैं आपको स्टार्टिंग में इस इमरजेंसी पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको कहा था ना, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे। 250 लिखा था मैंने, 246 लिखा था मैंने, और लिखा था ये इसके साथ 365 भी लिखा था मैंने। ये सब आर्टिकल्स लिखे थे ना मैंने। तो ये सारे आर्टिकल्स हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखो 1, 2, 3 ये सब आर्टिकल्स तो हमने कर लिए, साथ में 365 और 356 ये सब हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ये सारे आर्टिकल्स आप साथ साथ में लिखते चलना, बिकॉज देखो क्या होता है कि कई बार हम चीज़ों को, हम अभी तो समझ में आ रहा होता है और हम लिखते नहीं हैं, लेकिन बाद में जब आपको रिवीजन का टाइम आएगा तो वो निकल जाएगा दिमाग से। तो इसलिए आप शॉर्ट में इन चीज़ों को लिखते चलना, इन आर्टिकल्स को, और जब आप ये आर्टिकल्स अपने आंसर्स में कोट करोगे तो योर आंसर विल ऑब्वियसली लुक वेरी गुड। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ कि अनअकैडमी एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट करवाने वाला है, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप बहुत बड़े बड़े प्राइजेस जीत सकते हो अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो। आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए टिकट जीत सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन जीत सकते हो, आप इवन लैपटॉप, मैकबुक, आईफोन, एक्सबॉक्स, ये सारे बड़े बड़े एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हो। बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। हर साल अनअकैडमी ये टेस्ट करवाता है और लाखों बच्चे इस टेस्ट को देते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, उसको जा करके ज़रूर से रजिस्टर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है। और उसके साथ साथ इस टेस्ट की जो डेट है वो नवंबर 10 है। सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे टेस्ट होगा। उस पर जा करके आप ज़रूर से इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो आज का डिस्कशन का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट्स रूल, यानी कि आर्टिकल 356, यानी कि प्रेसिडेंट रूल, जिसको हमें आज डिस्कस करना है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि इस आर्टिकल को समझने से पहले आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हम बहुत सारे प्रोविजंस को डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन ये सारे प्रोविजंस जो है ना, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल घटना जो हुई है उससे कनेक्टेड हैं। तो पहले मैं आपको पॉलिटिकल घटना बताऊंगा, उसके बाद आपको ये प्रोविजन समझाऊंगा, और उसके बाद उस प्रोविजन से प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है, उसको कैसे गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, वो समझाऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे कि कोर्ट ने क्या किया, एसआर बोम्मई केस में क्या हुआ, और किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक किया गया है, सरकारिया कमीशन ने क्या कहा, ये सब समझेंगे डिटेल में। अब देखो, आर्टिकल 356 से समझने से पहले आर्टिकल 355 समझते हैं। आर्टिकल 355 बेसिकली बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल, यानी कि स्टेट इमरजेंसी, दो केसेस में, उसके दो लिम्स हैं इस आर्टिकल के, कि दो केसेस में लगाई जा सकती है। अगर आप इसको और ब्रेक करके देखोगे तो 3 केसेस हैं, लेकिन मैंने इसको 2 केसेस में ब्रेक किया है। आपके हिसाब से आप उसको 3 में ब्रेक कर लेना। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि एक्सटर्नल अग्रेशन का समस्या है, तो आप लगा सकते हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो चुका है, तब आप लगा सकते हो, या तीसरे केस में अगर गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो इन तीनों केसेस में आप प्रेसिडेंट रूल यानी कि आर्टिकल 356 इंपोज कर सकते हो। ये बात आर्टिकल 355 कहती है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कैसे इसको गलत तरीके से, इन रीजंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में ना, अगर आपको समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तो असम का केस है। अब जब मैंने आपको सिटीजनशिप का लेक्चर पढ़ाया था, उसमें असम का इशू काफ़ी डिटेल में समझाया था। तो अब आपको वहाँ पर असम का इशू अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप सिटीजनशिप वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने इशू समझा दिया था। हालांकि मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। देखो, असम में क्या हो रहा था कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ रहे थे। उन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के आने की वजह से जो असम के लोग थे, उनकी डेमोग्राफी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था, और उनकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो लोग जो है वो काफ़ी निराश थे, काफ़ी नाराज़ थे। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू होता है असम के अंदर में, और वो प्रोटेस्ट जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। जैसे ही वो प्रोटेस्ट बड़ा होते जाते हैं, तो इंदिरा गांधी जी की एक आदत है, आपको पता होगा, कि जहां पर भी उनको लगता है कि ये लोग मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने इंदिरा गांधी का पूरा, अभी तक अगर हमारे लेक्चर्स देख रहे हो तो पूरा पॉलिटिकल किस्सा उनका सुन ही लिया होगा कि वो कितनी बोल्ड थी। और 2 जगह तो वो बहुत ज़्यादा बोल्डनेस उन्होंने दिखा दी, एक असम के अंदर और एक पंजाब के अंदर। दोनों भी डिस्कस करेंगे। तो असम में उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ उन्होंने की, जब जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ ना, एक घटना हुई। उस घटना के बाद, वो घटना छुटपुट हिंसा की घटना हुई असम के अंदर में। अब असम में एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बावजूद क्या किया कि इंदिरा गांधी की सेंट्रल में सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा क्या किया कि वहाँ पर सीआरपीएफ लगा दिया असम के अंदर में। और जब सीआरपीएफ लगाया तो वहाँ पर लाठीचार्ज करवा दिया और कहा कि जितने प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं इन सबको हटाओ यहाँ से, मुझे
24 घंटे से ज़्यादा में ये लोग दिखने नहीं चाहिए, इन सबको यहाँ से भगाओ। अब जैसे ही ये सीआरपीएफ उन्होंने लगाया तो लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट क्यों पहुंचे? कोर्ट पहुंचने का रीज़न था, अब देखो क्या होता है ना कि मैंने आपको भी स्टेट लिस्ट के बारे में बताया, तो लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट है जो कि है स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना किसका काम है? ये काम है स्टेट गवर्नमेंट का। और जब तक स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से हेल्प नहीं मांग रही है, सेंटर सीआरपीएफ कैसे लगा सकती है? सीआरपीएफ, व्हाट इज सीआरपीएफ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये एक सेंट्रल पुलिस फोर्स है, आप इसको स्टेट में कैसे लगा सकते हो बिना स्टेट के रिक्वेस्ट के? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इंदिरा गांधी को ना ऐसे बहुत सारे केसेस झेलने पड़ते थे। असम में तो झेला ही था, वो तो असम की तो बाद की बात है, असम में तो बाद की बात है। पहले, इसके पहले भी अगर आप देखो तो पंजाब में उनके साथ 66 में ये घटना हो चुकी थी, उसके पहले आप उत्तर प्रदेश में उनके साथ ये घटना हो चुकी थी, कुछ एरिया में राजस्थान में भी ये घटना हो चुकी थी उनके साथ, जहाँ पर उन्होंने सीआरपीएफ लगा दिया, लोग जो है वो पहुँच गए कोर्ट, कोर्ट ने डांट फटकार दिया सेंटर को कि भाई क्यों लगा सकते हो सीआरपीएफ, आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को, आप हर जगह इंटरवीन क्यों कर रहे हो? जब तक स्टेट आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, आप क्यों हर मामले में टांग अड़ा रहे हो? तो इंदिरा गांधी परेशान हो गई थी इस चीज़ से। इन सारे मैटर को उनको सॉल्व करना था। 75 में उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, आपको पता होगा, और मैंने आपको बताया था ना कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर वो लॉ बना सकती हैं। और 76 में उन्होंने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट से, ये चीज़ आप नोट कर लेना कि 42nd अमेंडमेंट से उन्होंने आर्टिकल 257A इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और इस आर्टिकल 257A में उन्होंने लिखवा दिया कि भाई जहाँ पर भी सेंटर को ऐसा लगता है कि उसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर सेंटर कर सकता है, सीधी सी बात है। और एक और चीज़ करा दी इसमें, एक और चेंज ये करा दिया कि उन्होंने लिस्ट 2 जो मैंने आपको बताई थी, जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, उस लिस्ट 2 में एंट्री 2A डलवा दी। एंट्री 2A में क्या डलवा दिया? यही सेम चीज़ डलवा दिया कि स्टेट जहाँ पर भी सेंटर को ऐसा फील होता है कि स्टेट में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो वहाँ पर बिना स्टेट के रिक्वेस्ट के भी सेंटर अपनी रिजर्व फोर्स को भेज सकता है। ये बात उन्होंने 257A में लगवा दी। तो हमने आपको पता ही ना कि इंदिरा गांधी जी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो किया गया धीरे धीरे करके। 42nd अमेंडमेंट हुआ, जहाँ पर एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, उन्होंने दुनिया भर के प्रोविजंस उसमें जोड़ दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको ठीक करने के लिए एक 44th अमेंडमेंट आया था, तो वही 44th अमेंडमेंट से हमने इस आर्टिकल को तो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। लेकिन जो ये उन्होंने एंट्री की थी ना लिस्ट 2 में 2A एंट्री, इस एंट्री को हमने नहीं हटाया 7 शेड्यूल से, और ये एंट्री आज भी है जिसका इस्तेमाल खूब धूमधाम से किया जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ इसके इस्तेमाल का। एक टीचर्स प्रोटेस्ट हुआ था, आपको पता होगा कि ये टीचर्स प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था, 2016 या 15 की घटना है, जहाँ पर एक ये हुआ था कि टीचर्स होते थे, एक उनको सहायक टीचर कहा जाता था, जिसको जूनियर टीचर कह सकते हो आप, वो हुआ करते थे। तो ये जो जूनियर टीचर्स होते थे ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल होते थे, क्या मतलब ज़्यादातर क्या, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल होते थे। तो मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय, आई थिंक मुलायम सिंह की सरकार थी या अखिलेश यादव गवर्नमेंट थी, कोई तो था, जिन्होंने उनको ये कर दिया था कि वो अब गवर्नमेंट हो जाएंगे, दे आर नो मोर कॉन्ट्रैक्चुअल, ऑल ऑफ दीज 13 लाख या 12 लाख टीचर्स आर नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बहुत खुशी की बात थी। लेकिन फिर ना वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, और कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उसके इस डिसीजन को स्टेट के। बहुत सारे ग्राउंड्स थे उसमें, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो जितना क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं है, इस सब के ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया, वो पूरे ऑर्डर को ही रिजेक्ट कर दिया कि बिना एग्जाम पास किए आप कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें कोर्ट ने उसमें कह दी। तो जैसे कोर्ट का डिसीजन आया, टीचर्स प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जब हमें सरकारी कर रही है तो कोर्ट को क्या दिक्कत है, और तमाम प्रॉब्लम्स हुई थी इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो उसके बाद क्या किया, तो टीचर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें सेंटर की जो गवर्नमेंट थी वो तो टीचर्स को सपोर्ट ही कर रही है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो तो टीचर्स को प्रोटेस्ट ही कर रही है एक तरीके से, सपोर्ट कर रही है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर सेंटर ने क्या किया था कि बिना स्टेट के रिक्वेस्ट के सीआरपीएफ भेज दिया था। तो ये मामला कोर्ट गया था, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, ये मामला कोर्ट गया था, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सेंटर भाई सीआरपीएफ कैसे लगा सकती है स्टेट में, जब तक स्टेट रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का तो स्टेट सब्जेक्ट का मामला है। तो वहाँ पर इसी का हवाला दे करके बताया गया कि देखो ये 2A में एंट्री है तो कर सकता है, मतलब सेंटर जो है वो यूज़ कर सकता है उसको, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है कि ये भी एक है, उसका पार्ट है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेक्निकल लेवल पर आती हैं। जब हमने ये हटाया था 44th अमेंडमेंट से, तो हम इसको भी रिमूव कर देते, क्या प्रॉब्लम थी।
तो ये एक्सटर्नल अग्रेशन का ही हवाला दे करके असम में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। ये असम में प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया था? ये 79 में हुआ था। देखो हुआ क्या था, इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझो। 77 में एक गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की। जनता पार्टी की गवर्नमेंट कैसे आई थी? इंदिरा गांधी को हरा के आई थी 75 में, क्योंकि इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, पूरा देश उनके खिलाफ हो गया था, बुरी तरीके से चुनाव हार गई वो। 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उस समय पर होम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने एक लेटर लिखा, एक लेटर लिख करके 7 स्टेट की सरकार गिरा दी। कहा कि आप लोग भी कांग्रेस की गवर्नमेंट्स हैं और आप लोग ने अपने जो विश्वास मत है वो खो दिया है, इसलिए आपको अब यू सीज टू एग्जिस्ट एंड नाउ यू शुड बी डिसॉल्व, द हाउस शुड बी डिसॉल्व। और इस तरीके से उन्होंने लेटर वेटर लिखा था, बाद में कोर्ट में भी गए थे, मैं आगे डिस्कस करूंगा इस घटना को। तो 7 स्टेट में उन्होंने गवर्नमेंट गिराई। तो जब इंदिरा गांधी 2 साल बाद संयोग से फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई, और जब वो 2 साल बाद आई तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई कौन कौन बदमाशी कर रहा था, तो तुम 7 स्टेट की सरकार गिराओगे, मैं 9 स्टेट की सरकार गिराऊंगी। उन्होंने 9 स्टेट्स की गवर्नमेंट गिरा दी। ये मतलब जो चल रहा था वो चल रहा था उस टाइम पर। तो उसी 9 स्टेट में से एक असम था जिसमें एक्सटर्नल अग्रेशन का बहाना दे करके वहाँ पर सरकार गिरा दी गई थी। क्योंकि अगर आप देखो तो ये एक्सटर्नल अग्रेशन तो 51 से चल रहा है, कोई उसी साल थोड़ी सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स तो 51 से आ रहे थे, तो उसी टाइम से लगा देना चाहिए था प्रेसिडेंट रूल। फिर 79 में क्यों लगाई गई, एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन एक्सटर्नल अग्रेशन का बहाना था और उसको लगा दिया गया था प्रेसिडेंट रूल। इस तरीके से इन प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो अभी मैंने आपको एक्सटर्नल अग्रेशन बताया। अब आप कहानी सुनिए दूसरे वाले अग्रेशन कह रहा हूँ, दूसरे वाले रीजन की, जो है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है, और हर जगह जहाँ पर भी आप देखोगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो आर्टिकल 356 को इस तरीके से आप समझो कि 355 में हमने रीजंस दे दिए 2। रीजंस क्या है कि एक तो या तो एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई। ये रीजंस 355 में दे दिए, और 356 में उसको इम्पोज किया जाता है प्रेसिडेंट्स रूल को। जैसे इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ लो कि जैसे आपने सुना होगा ना बहुत बार कि रेप लग गया है, रेप की धारा लग गई। जैसे पुराना जो आईपीसी था, अब तो चेंज हो गया, पुराना जो आईपीसी था उसमें था सेक्शन 376 लग गया, आपने सुना होगा 376 लग गया, मतलब कि रेप की धारा लग गई। तो 376 में सज़ा है। रेप का अगर आप डेफिनेशन देखोगे वो 375 में था। तो ठीक वैसे ही आप समझ लो इस चीज़ को ऐसे कि 355 में रीजंस दे दिया कि किन रीजंस के बेसिस पर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और 356 में हमने एक प्रोसेस दे दिया। 356 का स्पेसिफिकली कहूँ तो सब क्लॉज जो 1 है उसमें एक प्रोसेस दे दिया। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल सा ये है, 356 सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि अगर गवर्नर जो है वो एक रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और ये रिपोर्ट में क्या देता है वो, ये रिपोर्ट में प्रेसिडेंट को ये देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज़ फेल्ड, और देर इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन, देर इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये सब की एक रिपोर्ट बना करके देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि हाँ स्टेट में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर इमरजेंसी को इम्पोज कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी को इम्पोज करेगा उसके बाद ये इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट में तो जाएगी ही जाएगी। तो इसीलिए इसका टर्म अगर आप देखोगे ना इमरजेंसी का, तो प्रेसिडेंट जब इम्पोज करता है तो आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी में जब प्रेसिडेंट ने इम्पोज कर दिया तो हनीमून पीरियड कितने का है? 1 महीने का। लेकिन यहाँ पर वो हनीमून पीरियड 2 मंथ्स का है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब प्रेसिडेंट ने इम्पोज कर दिया तो 2 महीने तक तो रहेगी ही, लेकिन उसी 2 महीने के अंदर में पार्लियामेंट अगर अप्रूव कर देता है तो वो उसकी अवधि 6 महीने हो जाती है, यानी कि 6 मंथ्स हो जाती है। और अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा तो वो 2 महीने ही रहेगी। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन, एक तो रीजन ये हो गया। अब मान लो गवर्नर ने रिपोर्ट प्रेसिडेंट को नहीं भेजी। अगर गवर्नर ने रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास नहीं भी भेजी, उस केस में भी क्या है कि प्रेसिडेंट को अगर ऐसा फील होता है कि देयर इज़ अ नीड कि यहाँ पर अब स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है दैट हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, दैट हैज़ लॉस्ट इट्स सपोर्ट, तो वहाँ पर भी उस केस में भी प्रेसिडेंट क्या करेगा कि उस केस में भी प्रेसिडेंट जो है वो तुरंत वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा देगा और फिर पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लेगा उसको। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस इसमें ये है जो कि आर्टिकल 365 में लिखा है। आर्टिकल 365 में सीधी सीधी चीज़ ये लिखी हुई है कि मान लो सेंटर कोई डायरेक्शन देता है स्टेट को,
और सेंटर जब स्टेट को कोई एक्शन करने के लिए डायरेक्शन दे रहा है और स्टेट उसको नहीं मान रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा मान लिया जाएगा कि अब जो स्टेट है, वो जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रहा है, और उस केस में भी प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है, तो वहाँ पर दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, और वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाएगा, और वहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको डिसॉल्व भी कर दिया जाएगा। तो इन केसेस में इस तरीके के प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगा सकते हो। ये बात आर्टिकल 356 में कही गई है। अब मैं आपको यहाँ पर टर्म की बात कर रहा था, अब इस टर्म को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि जब ये पार्लियामेंट जाएगा और पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये 6 मंथ्स हो जाएगा, और अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो ये 2 मंथ्स ही रहेगा। अब एक केस ये होता है कि मैक्सिमम टाइम आप कितना एक इमरजेंसी को लगा सकते हो। जैसे हर 6 महीने में अप्रूव होगा, जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर देखा कि हर 6 महीने में अप्रूव होगी। नेशनल इमरजेंसी के ऊपर कोई भी ऐसा बार नहीं है ना कि मैक्सिमम इतने साल के लिए लगा सकते हो। यहाँ पर है, यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के सब क्लॉज 4 के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम एक इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी को 3 साल ही लगा सकते हो। अब आप हंस रहे होगे अपने घर पर बैठ के, हंस क्यों रहे होगे? आप कहोगे अरे यार कैसी बात कर रहे हो, 3 साल के लिए मैक्सिमम लिखा ही बस है, फॉलो कहाँ होता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो अभी 5 साल बाद इलेक्शन हुए, 5 साल से वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल था, तो उसका जम्मू कश्मीर का केस अलग है। मैं आपको अभी थोड़ा देर में समझाता हूँ क्या केस था। अभी के लिए आप ये समझने के लिए समझो कि 3 साल की एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, बट ये 3 साल भी ज़्यादा नहीं है। हुआ क्या था कि असम में जब ये लगाया गया था ना प्रेसिडेंट रूल, जब इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो वहाँ 2-2.5 साल के लिए लगा दिया था। 2-2.5 साल आप समझो कि किसी स्टेट में सरकार ही नहीं है, लेजिस्लेचर काम ही नहीं कर रहा है, सब कुछ सेंटर से हो रहा है। वहाँ के लोकल इश्यूज़ का क्या ऐसी की तैसी हो गई होगी वहाँ के लोकल इश्यूज़ की। इस चीज़ को समझते हुए 3 साल का समय भी ऐसा माना गया कि बहुत ज़्यादा है यार। इस चीज़ को भी ठीक किया हमने 44th अमेंडमेंट से। 44th अमेंडमेंट से हमने चेंज क्या किया, हमने 3 साल का पीरियड तो रहन दिया एज इट इज़, जो 356 के सब क्लॉज 4 के प्रोवाइजो में है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 साल के बाद की जो इमरजेंसी है, जैसे नॉर्मली आप इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो 6 महीने के बाद एक बार, और फिर आपको तीसरी बार जब इसको एक्सटेंड करना है, मतलब दूसरी बार जब आपको इसको एक्सटेंड करना है, तो आपको 2 रीजंस होने चाहिए। यानी कि 1 साल से ज़्यादा अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आपके पास 2 रीजंस होने चाहिए। एक तो या तो उस समय पर नेशनल इमरजेंसी पहले से लगी ही हो, किसी भी पार्ट में इंडिया के या पूरे ऑल ऑफ द इंडिया में एक नेशनल इमरजेंसी हो, या दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि वहाँ का कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वही लिखित में दे दे सरकार को, सेंटर को, वो लिखित में दे दे कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट में अभी इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर इलेक्शन करवाया जा सके। ऐसा होता है कई बार, जैसे असम के केस में हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं बार बार असम का आपको एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पिछले ही हमने जब सिटीजनशिप की वीडियो डिस्कस की है तो उसमें असम का इशू बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो असम में ये हुआ है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने खुद कह दिया था कि भाई 14-15 सीटें ऐसी हैं असम की जहाँ पर अभी इलेक्शन करवाना पॉसिबल ही नहीं है, इतना वायलेंस है वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन खुद ही लिखित में दे दे कि यहाँ पर इलेक्शन कराना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में भी इमरजेंसी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी और इलेक्शन कमीशन दोनों का रीज़न, दोनों में से कोई भी एक रीज़न होगा तभी 1 साल से पार हो सकती है आपकी इमरजेंसी, अदरवाइज 1 साल से ज़्यादा आप एक्सटेंड ही नहीं कर सकते, आपको लिफ्ट करनी पड़ेगी इमरजेंसी। और ये कौन लिफ्ट करेगा? प्रेसिडेंट ही लिफ्ट करेगा जिसने लगाई है। तो लगभग 1 साल का जो ये मतलब टाइम पीरियड रख दिया गया है, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कर लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से लिखवाना कितना मुश्किल है आज की डेट में, और अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो जाहिर सी बात है आप उसको ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से बहुत। अब जम्मू एंड कश्मीर के केस उसका एक प्राइम एग्जांपल है। जम्मू एंड कश्मीर केस में इस 3 इयर्स के मार्क को कैसे ब्रीच किया गया था उसको समझो। हुआ क्या था कि 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी। महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट को वहाँ पर बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। बीजेपी ने क्या किया कि अपना सपोर्ट वापस ले लिया, क्योंकि उनको 370 करना था, तो अपना सपोर्ट वापस लिया महबूबा मुफ्ती की सरकार से, सरकार गिर गई वहाँ पर। अब जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की जो अभी की पार्टी है, उनके साथ अलायंस बनाने की कोशिश की, पर उनके पास उतनी पर्याप्त सीट ही नहीं थी कि वो मेजॉरिटी प्रूव कर पाए। तो टिपिकली वहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई कि कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है। बीजेपी के पास भी इतनी सीट नहीं है कि वो अकेले बना पाए, पीडीपी को सपोर्ट कर नहीं रही है बीजेपी,
और पीडीपी और एनसी मिला करके भी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, तो कोई भी ऐसा पॉसिबल समीकरण नहीं बैठ रहा है कि वहाँ पर सरकार बन पाए। तो जब ऐसा केस होता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग ही जाता है, कोई मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो जब कोई मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पा रहा है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट रूल को लगाने के बाद 370 सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और उसके बाद 370 का अमेंडमेंट, दोनों चीज़ें हुई। अब वहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लाया गया तो वहाँ पर जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो चीज़ काम की थी ना, वो आर्टिकल 73 काम किया था JNK कॉन्स्टिट्यूशन का। JNK कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 73 क्या कहता था कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा फील होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो चुकी है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गया है और यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं फॉर्म हो पा रही है, तो LG एक रिपोर्ट दे सकता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में इनडेफिनेटली प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इस आर्टिकल ने अपना रोल प्ले किया और वो प्रेसिडेंट रूल लग गया। प्रेसिडेंट रूल फिर लिफ्ट हुआ, फिर लगा। इस तरीके से ये जम्मू एंड कश्मीर का एक एक्सेप्शन है जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब ये हमने अभी तक ना बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और ये सब कुछ समझ लिया है, मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी अब तक कि सेंटर जहाँ पर चाह देगी वो काम करके रहेगी सेंटर इन केस ऑफ इमरजेंसी। भाई गवर्नर भी तो अपना ही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपना है, ज़्यादातर लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर्स अपने ही होते हैं, नहीं होते हैं अपने तो फिर उनको मजबूर कर दिया जाता है कि रिज़ाइन कर दो। प्रेसिडेंट का भी लगभग वही है कि ज़्यादातर अगर एक नीलम संजीवा रेड्डी वाला केस छोड़ दो जहाँ पर वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तो बाकी सारे केसेस में प्रेसिडेंट भी अपना ही होता है। तो अब प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पर सारी चीज़ें होनी हैं। कौन डिसाइड करेगा कि मेजॉरिटी है कि नहीं है? सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नर या प्रेसिडेंट, यही लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो मतलब एक स्वीपिंग मेजॉरिटी टाइप की आपको दिख रही होगी सेंटर के पास अभी से ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मान लो नेशनल इमरजेंसी का हमने इम्पैक्ट समझ लिया था। अब जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उसका इम्पैक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तब क्या होता है जब स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। तो स्टेट इमरजेंसी का इम्पैक्ट और बड़ा होता है। क्या होता है स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर कि जैसे ही हमने प्रेसिडेंट रूल इन्वोक किया किसी स्टेट में, तो आर्टिकल 356 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज A कहता है कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगेगी वैसे ही जो गवर्नर का रोल है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कैन, मतलब कि जो गवर्नर का पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट भी एक्सरसाइज कर सकता है। अब मान लो इस केस में क्या होगा कि गवर्नर जो है वो गवर्नर अपनी पार्टी का नहीं है या अपने समर्थन का गवर्नर नहीं है और वो कोई काम नहीं करने दे रहा है, तो उस टाइम पर इस आर्टिकल का हेल्प ले लेते हैं 356 सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज A का, और प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। तो गवर्नर के पास एक ये भी तो पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकता है ऑन द ग्राउंड कि हाउस हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस आर्टिकल की मदद से। अब आप समझ लो इस तरीके की पावर्स जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेंटर को दे रखी हैं, और इसीलिए कहते हैं कि इसका इतना इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट रूल का। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल सी बात है, इन सब पावर्स की वजह से किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ आर्टिकल 357 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज A कहता है कि जब मान लो गवर्नमेंट गिर गई किसी स्टेट में, तो स्टेट लेजिस्लेचर हैज सीज टू एग्जिस्ट, तो कौन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर का काम? तो उस टाइम पर स्टेट लेजिस्लेचर का काम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो स्टेट का भी लॉ को देखे, स्टेट का भी लॉ बनाए, स्टेट के भी सारे डिस्कशन करे और सेंट्रल लेवल के भी डिस्कशन करे, ऑब्वियसली नहीं है उसके पास इतना टाइम। पार्लियामेंट इस आर्टिकल का इस्तेमाल करता है 357 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A। और पार्लियामेंट क्या करता है, अपनी जो ये लॉ मेकिंग पावर है वो सीधा सीधा प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफ़र कर देता है। इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन का पावर है पार्लियामेंट का, उसको पार्लियामेंट जो है उसने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और अथॉरिटी को। तो यहाँ पर पार्लियामेंट 357 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A में उस पावर को प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करता है, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। और प्रेसिडेंट के पास जाने का मतलब क्या है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास जाना। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है
वो क्या कर रही है, वो उस स्टेट का लॉ भी बना रही है एक तरीके से। तो इस तरीके की स्वीपिंग मेजॉरिटी जो है वो स्टेट्स को दे दी जाती है इस केस में। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को जॉट डाउन करो, जितना कुछ भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, तो आपके पास एक छोटा सा खाका तैयार होगा कि कब कब स्टेट इमरजेंसी लगती है किसी स्टेट में। उसके 3-4 रीजंस हैं। पहला रीजन से होता है कि मान लो, जैसा कि जम्मू कश्मीर के केस में मैंने आपको समझाया कि कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, इतनी सीट्स किसी पार्टी की आई नहीं है कि वो सरकार बना पाए, मतलब ऐसा कोई भी समीकरण वहाँ बैठ ही नहीं पा रहा। जैसे 2002 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2002 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा था। JNK में जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 में कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना पा रहा है, कोई भी प्रूव नहीं कर पा रहा है अपनी मेजॉरिटी, ऐसी कोई समीकरण ही नहीं बन पाई, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग ही जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मेजॉरिटी को लूज कर दे, जो कि हमने आपको बताया था ना 1979 में जो बात इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कही थी, मतलब कि उस टाइम पर गवर्नर्स ने यही बात करी थी। सेंटर ने एक लेटर लिखा था, ये कहानी मैंने आपको पीछे सुनाई थी कि सेंटर में उस समय पर होम मिनिस्टर कौन थे, उस समय पर होम मिनिस्टर 77 में होम मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने एक लेटर लिखा कि आप लोगों ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है। और फिर 2 साल बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आती है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को इस्तेमाल करती है कि आप लोगों ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लूज कर दी है, मतलब किसका कॉल होगा ये यहाँ पर गवर्नर का कॉल है। अभी इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे डिस्कशन में आएगा, इसी चीज़ को चैलेंज किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर किसी चीज़ का किया जाता है तो इस वाले रीज़न का ही किया जाता है कि गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लूज़ कर दी है, इसलिए यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर देना चाहिए और दोबारा से इलेक्शंस करवाने चाहिए। प्रेसिडेंट रूल लगाओ, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करो और दोबारा से इलेक्शन करा दो। सबसे ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दिया है और स्टेट गवर्नमेंट कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ये दोनों तो चलो ठीक बात है, एक बात के लिए मान लेते हैं कि ये तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट तो चलो ठीक है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। लेकिन दूसरा वाला पॉइंट आपको थोड़ा अनर्गल नहीं लग रहा है कि यहाँ पर गवर्नर डिसाइड करेगा कि मेजॉरिटी किसकी है, कौन मेजॉरिटी लूज कर चुका है, और उस बेसिस पर वो वहाँ पर सरकार गिरा देगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, रिपोर्ट भेज देगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट रूल लगेगा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर गिरा दो और फिर नए इलेक्शंस करवाओ। ये सब आपको अनर्गल नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा? और इसीलिए इन्हीं सब प्रोविजंस की वजह से 134 बार 2021 तक में ये प्रेसिडेंट रूल को इन्वोक किया गया इंडिया में। और इसको बहुत बार कोर्ट्स में चैलेंज भी करते हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो लिटरली कुछ नहीं करती है। अभी मैं आपको इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझाता हूँ कि हुआ क्या था और क्या क्या इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया गया। अब देखो, मैंने आपको 2-3 इशू समझाया, एक असम का इशू समझाया, एक पंजाब का। देखो, इंदिरा गांधी के लिए 2 स्टेट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थे, एक असम था और एक पंजाब था। पंजाब में क्या हुआ था, 66 में पंजाब और हरियाणा का डिवीज़न हुआ, और जब पंजाब और हरियाणा का डिवीज़न हुआ तो पंजाब की सारी मिनिस्ट्री ने ना रिज़ाइन कर दिया था उस टाइम पर। उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया था, फिर बाद में इलेक्शंस हुए, बाद में मिनिस्ट्री चूज़ हुई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तमाम चीज़ें हुई। तो पंजाब और असम 2 ये ऐसे मुद्दे थे जो इंदिरा गांधी के लिए बहुत चैलेंजिंग मुद्दे थे, बहुत चैलेंजिंग दोनों स्टेट थे। और इन्हीं को सुलझाते सुलझाते जो है ना वो उलझ गई अपने ही में ही। तो पंजाब और असम का इशू जो है वो इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए, और उनकी छवि बहुत ख़राब हो चुकी थी कि ये डिक्टेटर हैं, मतलब एक तरीके की, ये किसी की बात ही नहीं सुनती, ये अपनी करती हैं। उस छवि को ठीक करने के लिए इंदिरा गांधी ने 83 में एक स्टेप लिया था। उन्होंने एक सरकारिया कमीशन फॉर्म किया। सरकारिया कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था जस्टिस RS सरकारिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय। जस्टिस RS सरकारिया जो थे, उनके अध्यक्षता में उन्होंने एक फॉर्म किया कमीशन। 1983 में इस कमीशन को फॉर्म किया था और कहा था कि मुझे 1 साल के अंदर रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। और ये कमीशन क्यों फॉर्म किया था कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं, जो आज की डेट में बहुत ही एनिमिटी भरे रिलेशंस हो गए हैं, और देखा जाता है कि जो भी सरकार सेंटर में बनी हुई है, अगर उसके अपोजिशन की कोई सरकार है स्टेट में तो ज़्यादातर स्टेट की सरकार को गिरा दिया जाता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, इन सारी चीज़ों को कोलैबोरेटिव तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कमीशन बनाई थी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए। इस कमीशन ने फिर क्या होता है कि 83 के बाद आपको पता है कि 84 में अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाती है और इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। राजीव गांधी जी भी लगभग मोर और लेस अपनी जो
मदर के पद चिन्हों पर ही चलते हुए नजर आते हैं। उतना डिक्टेटरशिप तो नहीं रहती है, लेकिन वो बहुत सारे स्टेट में उन्होंने भी सरकार गिराने की कोशिश करी है। जैसे राजस्थान का एक कहा जाता है कि केस था जहाँ पर वो कोशिश कर रहे थे, और भी बहुत सारे केसेस में उन्होंने कोशिश करी। और उसके बाद की भी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रहीं, 1992 में राम मंदिर का इशू हुआ था, वहाँ पर कोशिश की गई कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है गिरा दो वहाँ पर, कि राम मंदिर का इशू हुआ उत्तर प्रदेश में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो 2-3 स्टेट्स में और दिखाई दिया। जैसे मध्य प्रदेश में दिखाई दिया, राजस्थान में थोड़ा बहुत दिखाई दिया, हिमाचल में दिखाई दिया, आपका यहाँ ये हरियाणा में दिखाई दिया। तो कोशिश की गई कि उन स्टेट्स की भी सरकार को गिरा दिया जाए। सेंटर में उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो कोशिश कर रही थी कि इन स्टेट्स में गवर्नमेंट गिरा दो। हालांकि वो कोर्ट का डिसीजन आया उसके ऊपर, मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ क्या हुआ था। तो इस कमीशन को फॉर्म किया 1983 में। फाइनली इस कमीशन ने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस कमीशन ने 247 रिकमेंडेशंस दिए, जिसमें से 180 रिकमेंडेशन को सही भी माना गवर्नमेंट ने, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। ऑब्वियसली अपनी पावर को क्यों कम करेगी। और इसी कमीशन की एक जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पर इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको फॉर्म किया गया था, जो हम आपको जब आपको पढ़ाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो पढ़ाएंगे। तो ये सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी। अब देखो ये कमीशंस की जो रिपोर्ट होती है ना, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस जज वगैरह होते हैं, तो इन लोग का बाइंडिंग तो नहीं होता है इनकी रिपोर्ट्स की। जरूरी नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको फॉलो ही करे या लेजिस्लेचर जो है वो इनको फॉलो ही करे, लेकिन एक चीज़ होती है कि ये एक सजेस्टिव नेचर तो होता ही है इनका। कोर्ट वगैरह जब डिसीजंस देते हैं तो ये चीज़ होती है, और यही इसी कमीशन की रिपोर्ट को आगे चल करके एसआर बोम्मई के केस में फॉलो किया गवर्नमेंट कोर्ट ने। अब एसआर बोम्मई का मामला क्या था, इसको आप डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये प्रचलन तो चल ही रहा है इस समय कि जहाँ पर भी सरकार अलग अलग है गिरा दो। सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, गिरा दो स्टेट की गवर्नमेंट। इतनी सारी आपको शक्तियाँ दे ही दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमने। इस चीज़ को कई जगह पर एक्सरसाइज किया जा रहा था। मैंने आपको कहा था ना कि राजीव गांधी जी ने भी कई जगह एक्सरसाइज किया इस चीज़ को। तो ऐसे ही कर्नाटका के एक सीएम थे जिनका नाम था एसआर बोम्मई। ये कर्नाटका के 11th सीएम थे, और इनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। और रीज़न क्या दिया गया इनकी गवर्नमेंट को गिरा करके कि आपकी गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दी है। आपकी गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दी है, ये वाला रीज़न मैंने आपको बताया ना कि पिछले हर जगह पर यही रीज़न इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर दी है। गवर्नर ने एक रिपोर्ट तैयार की, गवर्नर ने उस समय प्रेसिडेंट को भेजा। प्रेसिडेंट ने क्या किया कि प्रेसिडेंट ने तुरंत वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इन्वोक कर दिया, मतलब इम्पोज कर दिया, और उसके बाद इनकी सरकार गिर गई। ये कोर्ट पहुँचे, मतलब सबसे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट पहुँचे, और कर्नाटका हाई कोर्ट में इन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल को चैलेंज किया। कर्नाटका हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप प्रेसिडेंट्स रूल को चैलेंज कर रहे हो इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। और उसने इसमें हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट का, जो कि पहले की जजमेंट थी, जिसका नाम था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977। अब इस जजमेंट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं इस केस पर। ये उसी टाइम की बात है जब जनता पार्टी की सरकार 77 में आई थी, और जनता पार्टी की सरकार ने 7 स्टेट की गवर्नमेंट को गिरा दिया था, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका फैक्ट्स ये है कि उस समय पर होम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने एक डायरेक्टिव इशू किया 7 स्टेट्स को कि आप, हमें ऐसा लगता है सेंटर को कि आपने अपना जो विश्वास है उसको खो दिया है अपने लेजिस्लेचर में, एंड यू डोंट हैव द मेजॉरिटी एनी मोर। तो फिर आप इस केस में क्या करिए कि आप अपने खुद ही रिज़ाइन कर दीजिए। मना कर दिया स्टेट्स ने, क्यों रिज़ाइन करेंगे। तो उसके बाद फिर जहाँ जहाँ पर अपने मतलब के गवर्नर थे वहाँ तो मामला हो गया, और गवर्नर जहाँ नहीं भी थे तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है ही, उस प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड कि दे हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया और सरकार गिरा दी। तो जब उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया राजस्थान में, तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट थी वो ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट पहुँचती है, और सुप्रीम कोर्ट पहुँच के वो एक चीज़ का हवाला लेते हैं कि भाई कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वी हैव लॉस्ट आवर मेजॉरिटी। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल जजमेंट दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई जो ये प्रेसिडेंट रूल है ना, उसको आप जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था उस जजमेंट में कि आर्टिकल 356 का जो सब क्लॉज 5 है, इट हैज़ मेड अस इम्पॉसिबल कि कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के मामले में इंटरवीन करे। अब जैसे ही ये जजमेंट आई, हाहाकार मच गया। एक तो सरकारें गिरी 7 बार यहाँ, मतलब 7 स्टेट की 77 में, और 2 ही साल बाद 9 स्टेट की फिर से ये स्थिति हो गई, और इसको दुनिया भर इसके बाद इस्तेमाल किया गया। वही चीज़ का हवाला लेके 88 में एसआर बोम्मई के साथ भी वही किया गया।
एसआर बोम्मई रुकने वाले नहीं थे, वो खुद एक लॉयर थे, वो खुद एडवोकेट थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं इस मामले को लेकर के। और इस समय पर आप देश का सिचुएशन समझना और पॉलिटिकल सिचुएशन समझना, तो आपको समझ में आएगा कि ये केस दूसरे केसेस से बड़ा क्यों हो गया। 11 जजेस की बेंच थी इसमें, 11 जजेस की बेंच की ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या कि एसआर बोम्मई पहुंचे सुप्रीम कोर्ट 1992 में, और उसी समय पर 1992 में राम मंदिर इशू हुआ देश में, भयंकर दंगे हुए। और उन्हीं दंगों का हवाला दे करके ये किया गया कि 3-4 स्टेट्स की सरकार को और गिराने की कोशिश की गई। उस समय पर कल्याण सिंह शायद सीएम थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो खुद ही रिजाइन कर दिया था। लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार और उसके साथ में हिमाचल की गवर्नमेंट, इन चारों स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय पर। शायद हरियाणा में नहीं थी, बाकी 3 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो इन 3 स्टेट्स की भी सरकार को गिराने की कोशिश कर दी गई सेंटर द्वारा, और गिरा भी दिया गया प्रेसिडेंट रूल लगा करके। तो ये 3 स्टेट्स भी पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में। अब क्या किया गया कि क्योंकि इतना ये मामला सामने आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई का केस और उसके साथ ये तीनों केस भी क्लब कर दिए सारे मामलों को, और कहा कि सबको एक साथ सुनेंगे, क्योंकि स्टेट्स की प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर लेवल के लोग खुद आ रहे हैं। तो 11 जजेस की बेंच बैठाई गई, और फाइनली इसमें 2 चीज़ें चैलेंज हुई। एक तो पहली चीज़ ये चैलेंज हुई जो यहाँ पर आई थी कि भाई जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकता क्या कोर्ट प्रेसिडेंट रूल का। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट रूल किया का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कि जो उसकी जस्टिफिएबिलिटी है उसको चेक किया जा सकता है। और उसके 4 पॉइंट्स दे दिए, ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने वो 4 पॉइंट्स यहाँ पर डाले नहीं है, मतलब कहा कि आप उसको चेक कर सकते हो, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है किसी भी प्रेसिडेंट रूल का, मतलब आप कोर्ट जा सकते हो अगर प्रेसिडेंट रूल लगाए तो। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ तो ऐसा तमाचा मारा कोर्ट ने यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके मुंह पर। कोर्ट ने कहा, यहाँ पर देखो कोर्ट ने क्या लिखा है, कोर्ट ने कहा कि द क्वेश्चन दैट वेदर द स्टेट चीफ हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली हैज़ टू बी डिसाइडेड नॉट इन गवर्नर्स चेंबर बट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि भाई किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है, या किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है, ये बात डिसाइड कहाँ होगी, ये बात डिसाइड होगी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ना कि गवर्नर के चेंबर में। मतलब कि गवर्नर कौन होता है डिसाइड करने वाला, ये तो हाउस डिसाइड करेगा ना, लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा ना। वहाँ पर आप नो कॉन्फिडेंस का मोशन करवाइए, और तब जाकर के अगर वहाँ पर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं अपनी मेजॉरिटी, देन दे विल लूज देयर, द स्टेट लेजिस्लेचर विल गेट डिसॉल्व्ड। ऐसा नहीं कि गवर्नर के चेंबर में ऊपर से फ़ोन आया और गवर्नर ने डिसाइड कर लिया, रिपोर्ट बना के भेज दी और प्रेसिडेंट ने अपने सेटिस्फैक्शन पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। नो, दिस कैन नॉट हैपन। और इस चीज़ के बाद कम से कम आज उस समय के जितने केसेस थे उसके 1/4 ही केसेस प्रेसिडेंट रूल के होते हैं अभी भी। मिसयूज़ तो किया ही जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड मिसयूज़ नहीं हो पाता है। तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही आपको प्रूव करना पड़ेगा। हुआ क्यों ये कहा था कोर्ट ने, क्योंकि एसआर बोम्मई ने रिक्वेस्ट किया था उस समय के गवर्नर को कि भाई आप मुझे मौका तो दीजिए मेजॉरिटी प्रूव करने का। उन्होंने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं आपने लूज़ कर दिया, और उन्होंने रिपोर्ट भेज दी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। तो इस तरीके से एसआर बोम्मई कोर्ट पहुंचे और एक बहुत बड़ा जजमेंट आया, जहां से थोड़ी बहुत स्टेट्स को जो उनका पावर था वो बची रह गई, अदरवाइज तो पूरी तरीके से सेंटर के हाथ में ही चला गया था पूरा केस। इसी वजह से आज आप थोड़ा बहुत सेंटर और स्टेट के बीच का टसल आप आज भी देखते हो, क्योंकि जो स्टेट के पास थोड़ी बहुत भी जो पावर बची है ना, वो इसी की वजह से बची है, एसआर बोम्मई के केस की वजह से। तो ये आज का हमारा पूरा डिस्कशन था 356 के ऊपर। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपको कमेंट करके उस डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको आज का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।